मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास चल रहा था, उसमें हम लोग लौकिक साहित्य पढ़ रहे थे और लौकिक साहित्य में भी पद्य साहित्य की हमारी क्लासेज चल रही थी। हम लोगों ने 42 क्लासेज अब तक कर चुके हैं और आज की जो क्लास है वो 43 नंबर की क्लास रहेगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है तो 9929261623 पर करना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अगर आपको नोट्स लेने हैं या फिर आपको कोई भी नोट्स जैसे क्वेश्चनों के नोट्स लेने हैं तो भी आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूंगा अभी लास्ट में कि कौन कौन से नोट्स हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो 43 नंबर की क्लास है और हम लोग, आपको पता है कि अमीर खुसरो के संबंध में जो आलोचकों के कथन है वो देख रहे थे। तो हम लोगों ने 5 कथन वहां पर या 5 मत जो है वहां पर देख लिए थे। आज हम लोग छठे कथन की ओर बढ़ रहे हैं। जो छठा कथन है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। देखो यहाँ पर कथन नंबर जो है छठा है। आगे कंटिन्यू क्लासेज चल रही है, बस आप कंटिन्यू देखिए और कंटिन्यू इसका फायदा उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, क्या कहते हैं? खुसरो ने जो सबसे बड़ा काम किया है, यहां पर लिखिए, खुसरो ने जो सबसे बड़ा काम किया है, खुसरो ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो क्या है? वह यह है कि यह है कि उन्होंने, किसने? खुसरो ने। यह है कि उन्होंने तत्कालीन काव्य आदर्शों में बंधकर, तत्कालीन काव्य आदर्शों तत्कालीन काव्य आदर्शों में बंधकर तत्कालीन जो काव्य के यानी कि उस समय के जो काव्य आदर्श से, उन काव्य आदर्शों में बंधकर जनसाधारण की बोली में हिंदी रचना की। बंधकर जनसाधारण की बोली में हिंदी हिंदी रचना की। ये सबसे मेन है। बाबू गुलाब राय ने जो अमीर खुसरो है उनके लिए कहा कि इन्होंने जनसाधारण की बोली को पकड़ा, लोग कैसे समझते हैं उस बात को इन्होंने पकड़ करके हिंदी में रचनाएं करी। ऐसा बाबू गुलाब राय का मानना है और ये बाबू गुलाब राय का जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, हिंदी में रचना की, इससे हम तत्कालीन बोलचाल की भाषा का स्वरूप जान सकते हैं। इससे हम तत्कालीन बोलचाल की भाषा का हम तत्कालीन बोलचाल की भाषा का स्वरूप जान सकते हैं। तत्कालीन भाषा का स्वरूप जान सकते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये किसने कही है? बाबू गुलाब राय के द्वारा कही हुई है। ये कही थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने कही थी बात? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये जो कथन है ये अमीर खुसरो के लिए किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। साथियों, मेरा ये मानना है कि जो भी चीज दूंगा ना आपको, वो बहुत अच्छी दूंगा। अब यार कोर्स होना नहीं होना, बार बार आप कमेंट करोगे कोर्स हो जाएगा क्या, कोर्स हो जाएगा क्या। देखो, कोर्स के लिए क्या होता है कि क्लासेज जो है ना वो कंटिन्यू होती है, आपको सबको पता है। लेकिन जो क्लासेज मैं दे रहा हूँ ना, इनको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इनसे फायदा होगा, आपका नुकसान नहीं है इनसे। और ये जो कथन में बहुत सारे जो लिखाता हूं ना, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये भी मेरा दावा है। इसलिए आप ये मत कीजिए कि 50 साल में 100 साल में तो हो जाएगा ना कोर्स। अरे कोर्स की जिम्मेदारी थोड़ी है यार। हाँ, बस ये जिम्मेदारी है कि जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और कोर्स जब करेंगे तो कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आप क्यों टेंशन लेते हो कोर्स की? चलो देखो, और कोर्स मैंने करवाया हुआ है एक बार, आप देखना, उसमें मैंने एक बार 7-7 घंटे की, 8-8 घंटे की, 9-9 घंटे की, 3-3 घंटे की क्लासेस डाली हुई है। आप देखो तो सही। आप ऐसे ही कमेंट कर देते हो कि 100 साल में तो कोर्स हो जाएगा। मैंने कि 10,000 साल में कोर्स होगा ये। जब मैंने एक बार कोर्स करवा रखा है, आप उनको देखो, और उनको देखने के बाद में अगर आपको उनमें कुछ कमियां लगती हैं और इनमें से ऐड कर सकते हो तो ऐड करो ना। आप ऐसा क्यों कहते हो कोर्स हो जाएगा? अरे जब कोर्स करवाया ही हुआ है पहले से उसमें क्लासेस डली हुई है, तो फिर दिक्कत क्या है भाई? ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा है, ये तो रामबाण है एक्स्ट्रा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, भाषा का स्वरूप जान सकते हैं, किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। इसके बाद में 7वां जो कथन आता है वो है, उन्होंने साहित्य, ये भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ही है। अमीर खुसरो के लिए उन्होंने दूसरा कथन कहा, उन्होंने साहित्य की तत्कालीन
साहित्य की तत्कालीन अव्यवस्थित परिस्थितियों में पारसी के समान सिंहासन पर हिंदी को आसीन किया था। किसने? अमीर खुसरो ने सिंहासन पर हिंदी को आसीन किया। खालिक बारी कोस उन्होंने अरबी, पारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। कोस में अरबी, पारसी, हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। अब ये जो कथन है, ये किसका कथन है? ये भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ही कथन है। किसका कथन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये कथन भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ही है। तो साथियों, कितने कथन हो गए? 7 कथन तो मैंने आपको लिखवा दिए भाई। इतने कथन आपको कहाँ मिलेंगे? सोचो तो सही। अब चर्चित पंक्तियां लिखते हैं। इनकी जो अमीर खुसरो की चर्चित पंक्तियां हैं उनको लिखते हैं। खुसरो की चर्चित पंक्तियां लिखो। अगला टॉपिक डालो, खुसरो की चर्चित पंक्तियां। खुसरो की चर्चित पंक्तियां कौन कौन सी रही हैं उनको लिखिए। मैंने आपको बोला ना, मैंने एक बार सिलेबस पूरा करवा चुका हूं। मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा करवा चुका हूं। आप वीडियो देखिए और फिर उनमें अगर कोई चीजें ऐड करनी है तो यहां से करते जाइए। उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, आप तो अभी पढ़ रहे हो, लेकिन आने वाले लोग भी तो हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके बाद में कोई बीएड ही नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है ना। तो उनको भी इससे फायदा होगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो? ठीक है, तो खुसरो की चर्चित पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति लिखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। तो ये भी अमीर खुसरो की बहुत अच्छी पंक्ति है। उनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनकी कब्र पर उन्होंने ये बात कही थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। तो ये बहुत अच्छी पंक्तियां अमीर खुसरो के द्वारा उनके गुरु के लिए कही गई पंक्तियां हैं। दूसरी पंक्ति आती है, जे हाल मिस्किन मकुन तगा फूल, दुराए नैना बनाए बतिया। अगली पंक्ति इसी में है, किताबें हिजरा दारम ए जाम, न लेहू काहे लगाए छतिया। न लेहू काहे लगाए छतिया। ये पंक्तियां भी किसकी है? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी पंक्ति है, कौन सी नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये तो गजल है इनकी। आपको पता है ये क्या है? गजल है, गजल। ये तो गजल से है, ये तो गजल है इनकी। ठीक है, और इसके बाद में हम चलते हैं पहेलियों पर। पहेलियां जो है इनकी रही है, और पहेलियों में भी जो सबसे मुख्य है वो है अंतरलापिका। अंतरलापिका क्या होती है?
पहेलियों में जो अंतरलापिका क्या होती है वो भी लिख लो, जिसका उत्तर पहेली के अंदर ही होता है। अंतरलापिका मतलब जिसका उत्तर पहेली के अंदर ही होता है, ऐसी पहेली को क्या कहते हैं? अंतरलापिका पहेली कहते हैं। ऐसी पहेली जिसका उत्तर उसी के अंदर होता है तो उसको अंतरलापिका पहेली कहते हैं। तो लिखते हैं एक पहेली यहां पर। कौन सी पहेली है? देखो, इन्होंने लिखा है श्याम बरन और दांत अनेक, श्याम बरन और दांत अनेक, श्याम तो बरन है, दांत अनेक है, लचकत जैसे भारी, लचकत जैसे भारी, ठीक है, दोनों हाथ से कुसरो खींचे, दोनों हाथ से कुसरो खींचे, कुसरो खींचे। फिर इन्होंने कहा और कहे तू आरी, तू आरी, तो इसका तो अर्थ क्या हो जाएगा? आरी हो जाएगा। तो इसमें ही आंसर छिपा हुआ है। श्याम बरन और दांत अनेक, यानी कि उसका रंग काला है और उसमें जो दांतें होते हैं वो भी अनेक होते हैं। लचकत जैसी भारी, यानी कि वो उसकी लचकत यानी कि लटकन उसमें बहुत ज्यादा लचीली होती है। दोनों हाथ से कुसरो खींचे, दोनों हाथों से उसको आपस में ऐसे ऐसे खींचते हैं। और कहे तू आरी, और उसे क्या कहा जाता है? आरी कहा जाता है। इसका मतलब, इसका अर्थ भी जो है, इसका उत्तर भी आरी होगा। तो जिस पहेली में ही अगर उत्तर छिपा हुआ है तो उसे कहते हैं अंतरलापिका पहेली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी होती है बहिर्लापिका। बहिर्लापिका का मतलब क्या होता है? जिसमें उत्तर उसमें नहीं हो, यानी कि बाहर हो, जिसका उत्तर बाहर हो, उसके अंदर नहीं हो, उसको कहते हैं बहिर्लापिका। बहिर्लापिका, बहिर्लापिका। अब इसको तो आप समझ ही गए होंगे, जिसका उत्तर पहेली में नहीं हो, बाहर से सोचकर बताया जाए, जिसका उत्तर पहेली में नहीं हो, बाहर सोचकर बताया जाए। जिसका उत्तर पहेली में नहीं हो और बाहर सोचकर बताया जाए उसको कहा जाता है बहिर्लापिका। ठीक है, इसकी भी एक पहेली हम लोग लिख लेते हैं। लिखे एक पहेली। खेत में उपजे सब कोई खाए, खेत में उपजे सब कोई खाए, सब कोई खाए, ठीक है। और यहां पर लिखे सेकंड, दार में उपजे, दार में उपजे घर को खाए, घर को खाए। तो इसका मतलब, इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? फूट। क्या बोला? खेत में उपजे सब कोई खाए। अगर खेत आपस में, खेत में जैसे एक दूसरे के लोगों के बीच में अगर फूट पड़ जाती है तो वहां पर वो कोई भी खा जाता है उसे, क्योंकि कोई भी उसकी रखवाली वगैरह कोई कुछ नहीं करता है। और दार में उपजे घर को खाए, अगर घर में उपजाती, ये उपज पैदा हो जाती है, फूट पैदा हो जाती है घर में भी, तो वो उसको भी खा जाती है। तो ये फूट के लिए कहा गया है, जो घर में फूट पड़ती है ना उसके लिए कहा गया है। तो बहिर्लापिका पहेली क्या होती है? जिसका उत्तर पहेली के बाहर हो, पहले के बार सोचना पड़े, वो बहिर्लापिका पहेली होती है। ठीक है, यहां तक, यानी कि बिनबूझ पहेली भी इसको कहा जाता है। बहिर्लापिका पहेली को बिनबूझ पहेली भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद में लिखे मुकरियां। मुकरियां क्या होती है? अब मुकरियां में लिखिए, मुकरियां क्या होती है? इसमें प्रश्न उत्तर रहते हैं, इसमें प्रश्न उत्तर रहते हैं, उत्तर मुकर कर दिया जाता है, उत्तर मुकर कर दिया जाता है। इसमें उत्तर कैसे दिया जाता है? मुकर कर उत्तर दिया जाता है। तो इसमें भी लिख लेते हैं एक बहुत सिंपल सीख। मेरा मोसे सिंगार करावत, मेरा मोसे सिंगार करावत, सिंगार करावत। फिर इन्होंने कहा है कि आगे, आगे बेटे के मान बढ़ावत, ठीक है। वाह से चिवकन, वा से चिवकन ना
को दिया, ये सकी साजन ना सकी सीसा, ना सकी सीसा। तो ये पंक्ति है, मेरा मोह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिवकन ना कोहू दिया, ये सकी साजन ना सकी सीसा। मतलब बहुत गजब की बात इन्होंने कही है इसके बीच में। अब दो सूखने किस तरह के होते हैं वो भी लिख लीजिए, ये तो मुकरियां वाली बात हो गई। दो सूखने चौथे नंबर पर, दो सूखना क्या होता है? दो सूखना क्या होता है भाई वो भी लिखो। इसमें 2 या 3 प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। इसमें 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है, उसको दो सूखना कहते हैं। तो याद रखना, दो सूखना क्या होता है? इसमें 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही हो जाए उसको दो सूखना कहा जाता है। तो यहां पर लिख लेते हैं दो सूखने के बारे में भी। देखो अब दो सूखना क्या होता है वो भी लिख लो भाई। रोटी क्यों सूखी, रोटी क्यों सूखी, रोटी क्यों सूखी? तो इसमें आंसर बस्ती क्यों उजड़ी, बस्ती क्यों उजड़ी। तो इसका आंसर हो जाता है यहां पर, क्या आंसर हो जाता है? खाई न थी। ये आंसर इसका हो जाता है। भाई रोटी क्यों सूखी? वो खाई नहीं थी इसलिए वो सूख गई। बस्ती क्यों उजड़ी? क्योंकि वहां पर पानी भी नहीं था इसलिए वो उजड़ गई। ठीक है, अब देखो अन्य पंक्तियां देखते हैं इनकी, और भी अन्य पंक्तियां जो है इंपोर्टेंट। अन्य पंक्तियां 2-4 पंक्तियां और है जिनको भी लिख लीजिए अन्य पंक्तियों में। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। ठीक है, इसके बाद में दूसरी पंक्ति है, च मन तूतिए हिंदूम अर राहत पूसी। और इसी के अंदर अगली पंक्ति है, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। तो इन पंक्तियों को याद रखना भाई, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं सारी के सारी। तो अमीर खुसरो यहां पर हमारा पूरा होता है, और अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो ढोला मारूरा को दोहा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था अमीर खुसरो, बहुत बढ़िया था, और इसकी मैंने पूरा का पूरा आपको कंप्लीट समझा दिया है। तो आज की जो क्लास हमने शुरू करी थी वो 43 नंबर की क्लास थी। अमीर खुसरो के लिए हमने छठे कथन से शुरू किया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुसरो ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो यह है कि उन्होंने तत्कालीन काव्य आदर्शों में बंद जनसाधारण की बोली में हिंदी रचना की। इससे हम तत्कालीन बोलचाल की भाषा का स्वरूप जान सकते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐसा कहते हैं। 7वां कथन फिर आता है, उन्होंने साहित्य, ये अमीर खुसरो के लिए जो आलोचकों के मत हैं, आलोचकों के जो कथन है वो सारे के सारे मैंने लिखा दिए, यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने साहित्य की तत्कालीन अव्यवस्थित परिस्थितियों में पारसी के समान सिंहासन पर हिंदी को आसीन किया, और खालिक बारी कोश उन्होंने अरबी, पारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। खालिक बारी कोश में अमीर खुसरो की जो चर्चित पंक्तियां हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक कथन है वो भी, अमीर खुसरो की चर्चित पंक्तियां में, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रहने भई चौदेश। आप सबको पता है ये भी पंक्तियां। अब गजल से पंक्तियां, जे हाल मिस्किन मकुन तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया। बस आप इतना सा याद रख लीजिए, जे हाल मिस्किन, बस इतना सा याद रख लीजिए कि हाँ ये गजल है और अमीर खुसरो की है। पहेलियों से भी उन्होंने लिया है। अंतरलापिका पहेली जो है, अंतरलापिका का मतलब होता है उत्तर उसी के अंदर होता है, जिसका उत्तर पहले के अंदर ही होता है। श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे भारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। तो ये आरी जो होती है उसके लिए कहा गया है। बहिर्लापिका का मतलब होता है बाहर से उसका उत्तर खोजा जाता है, उसको बहिर्लापिका पहेली कहते हैं। खेत में उपजे सब कोई खाए, दार में उपजे घर को खाए, जिसको फूट कहते हैं, तो उसके लिए कहा गया है। मुकरियां क्या होती है? इसमें प्रश्नों उत्तर रहते हैं और मुकर कर उत्तर दिया जाता है, नहीं नहीं ये नहीं नहीं ऐसा होगा, इस तरह से। तो मेरा मुंह से सिंगार करावत, मेरा मुझसे ही सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, और मेरा मुझसे सिंगार करा लेता है और आगे बैठ के खुद का अपना मान बढ़ा लेता है।
वासे चिवकन ना पोऊ दिया, ये सकी साजन ना सकी सीसा। या तो साजन है या सीसा है, ऐसा वो कंफ्यूजन होता है, मुकर कर उत्तर देता है। दो सूखने क्या है, इसमें 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है, उसको दो सूखना कहा जाता है। जैसे रोटी क्यों सूखी बस्ती क्यों उजड़ी, तो दोनों के लिए एक ही बात होती है, अर्थात वहां पर खाई नहीं थी, अर्थात पानी नहीं था। ठीक है, रोटी क्यों सूखी, क्योंकि वो खाई नहीं इसलिए सूख गई, पानी नहीं इसलिए वो बस्ती उजड़ गई। अन्य पंक्तियां भी इनकी रही है, मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, च मन तूतीय हिंदुम। ये तूतीय जहां पर भी आ जाए वहां पर अमीर खुसरो, बस इतना सा याद रखिए, हिंदुम। अरे राहत पूसी जे मन हिंदू ही परसता नाज गुहेम। तो ये पंक्तियां थी अमीर खुसरो की, बहुत इंपॉर्टेंट रहे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है साथियों, सब कुछ, यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए पूरी क्लासेस को देख लेना। साथियों मैंने आपसे ये कहा है कि मैंने सिलेबस पहले हिंदी साहित्य का पूरा करवा चुका हूं, ये तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, जितना हो जाए पेपर तक उतना एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए या उनमें ऐड कर लीजिए, जो आपने, आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास तो है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है तो उसमें ऐड करो ना इनको, क्योंकि वो आपके पास जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इतना डिटेल में तो नहीं है, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, इतना डिटेल में हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। तो आप लिखिए और जो कह रहे हैं कहने दो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो 44 नंबर की क्लास होगी, और उसमें पढ़ेंगे हम लोग ढोला मारूला दोहा को। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।